नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम जो पिछला चैप्टर हमने डिस्कस किया है पिछले एपिसोड में, एपिसोड 03 में, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, उसके एमसीक्यूज़ हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जाना जाता है, हमने नोट्स में देखा था, जड़ता का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ये समझ लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है और ये आईएएस में आया हुआ है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, लेकिन ऑप्शंस जब हम देखेंगे तो बड़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है कम काम करने में, ऑप्शन दो है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, ऑप्शन सी है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन डी है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में। अब ये कम काम वाले तो हमारे ऑप्शन क्लियरली गलत हो जा रहे हैं, लेकिन बी और डी में कन्फ्यूजन है। तो बी क्या कहता है, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, और डी कहता है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में। लेकिन हमारा क्या होता है, मशीन का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा फोर्स यानी कि हमारी एनर्जी कम लगती है और काम उतना ही ईजिली हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, अगर वो गहरी सांस अंदर लेगा तो तराजू की रीडिंग में क्या होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हवा में कोई वजन नहीं होता इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगी, क्योंकि हवा का एक वेट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। व्यक्ति के गहरी सांस लेने से तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु का कितना वजन होता है, 1.225 ग्राम। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने में व्यक्ति के वजन में 1.225 ग्राम की बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। ये भी हमने ऑप्शंस में देखा था। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत कौन सा है। ये भी अपकेंद्रीकरण होता है। प्रक्षालन मशीन हुई या फिर वॉशिंग मशीन हुई, ये दोनों ही अपकेंद्रण से होते हैं। इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश के बारे में पूछा। विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है, यानी कि इन तीनों को ज्ञात करने के लिए दिशाओं की आवश्यकता होती है इन तीनों को। लेकिन आयतन ऐसा है कि इसके लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो आयतन एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि के बाद में तो कार्य के लिए भी कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दाब के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है और ऊर्जा के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संवेग ऐसा है जिसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि इसमें से कौन सी है। विस्थापन, क्लियर कट है, विस्थापन वेग दोनों ही सदिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो वो द्रव्यमान होता है। संवेग में होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग खुद में एक यूनिट है, तो वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा, द्रव्यमान बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल गुणनफल है। बल F=ma होता है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का। m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई क्या होगी। मतलब क्या 21 इकाई में उसकी। तो क्या क्या बोला गया है। एक घन के आयतन, आयतन क्या होता है, अगर घन की भुजा ए है, सपोज दैट ए हमने लिया है, तो आयतन होता है A³ और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। तो a² से ये स्क्वायर एक, तो A=6 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिंपल होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, हवाओं में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में कौन सी ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो विंड पावर में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है। ये स्थिरता का जड़त्व है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो स्थिर है जबकि ट्रेन आगे बढ़ गई है, तो ये स्थिरता का जड़त्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्णतः, थोड़ा सा ब्लर है इसमें, एक पूर्णतः घर्षणहीन
पृष्ठ पर एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। बिल्कुल सही है, जिसमें कोई भी घर्षण नहीं है। अगर वहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो सीटी बजाता है तो वो थोड़ा सा मोशन में आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसका जो कारण है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यानी कि इसका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ पर घर्षण कम होता है। देखिए कौन सा है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन क्या दिया हुआ है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। बिल्कुल सही है। इसका क्या ऑप्शन सही है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, ये तो गलत हो गया। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, ये भी गलत हो गया। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, ये ऑप्शन सही है। एक बार जब गाड़ी चल पड़ी तो उतना घर्षण नहीं रहता है, घर्षण कम हो जाता है तो बल कम लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ये न्यूमेरिकल है, इसमें 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर प्रति सेकंड से है और ये 0.5 मीटर प्रति सेकंड से चाल से खिसक रहा है, तो ये 10 गुना हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। गतिज ऊर्जाएं समान है यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएँ, तीनों को रोकने के लिए समान बल लगाए जाएँ, तो वो क्रमशः कितनी दूरी पर रुकेंगे, तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, यानी कि वो समान दूरी पर ही रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 यानी कि 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जाओं के अनुपात दे रखा है, तो के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने देखा था, हाफ mv²। तो यानी कि हमको v निकालना है, तो इधर यानी कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको हम अंडर रूट में लेके आएंगे। अगर अंडर रूट में लेके आएंगे तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति कार में जो विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। एक व्यक्ति जो विरामावस्था में बैठा है तो प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, ये बताया जा रहा है। सड़क जब चलेगी, जब कोई कार चलेगी और वो विराम अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो जिस स्पीड से कार चलेगी उससे थोड़ी सी कम स्पीड से वो मूव करेगा, इसीलिए वो पीछे की तरफ झुक जाएगा, यानी कि आर से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर एक समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। तो तेल का मुक्त पृष्ठ जो होगा वो क्षैतिज इस प्रकार से आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी और अगले सिरे पर कम होगी, क्योंकि जब आगे की तरफ मूव किया तेल से भरा हुआ टैंकर, तो तेल तो स्थिर है, तो सारा तेल पीछे की तरफ खिंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति में जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा। बाहरी पहियों की तरफ उल्टेगा, बिल्कुल सही है। अंदर के पहियों की तरफ उल्टेगा, गलत है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है। अंदर की तरफ फिसलेगा, ये भी गलत है। अगर कोई सर्किल में कोई वाहन तेज़ी से जाता है तो वो हमेशा बाहर की तरफ फिसलता है और बाहर की तरफ ही पलटता है, तो यानी कि ऑप्शन 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ध्यान रखेंगे। ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी होता है अंतिम वेग और यू होता है प्रारंभिक वेग, टी होता है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये हमारे ब्रह्मगुप्त थे, इन्होंने बता दिया था कि एक आकर्षण बल है जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी की तरफ आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। सभी लोग जानते हैं, आइजैक न्यूटन ने। इसमें चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन में कंफ्यूज नहीं होना, आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। सिर्फ न्यूटन दिया होगा तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह है, अगर कोई एक अंतरिक्ष यात्री है जिसने अंतरिक्ष यान में एक किसी ग्रह के उपग्रह के चक्कर लगा रहा है और वो एक सेब छोड़ता है, तो क्या होगा? तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। इसको हम पहले भी देख चुके हैं नोट्स में, पिछले वीडियो में देखा हुआ है। जिस किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखें, उसमें प्रॉपरली नोट्स के रूप में आप लोगों को समझाया गया है बेसिक्स, और उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिर जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर, वह शीर्ष भाग से पतली हो गई है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। वह बड़े तल क्षेत्रफल पर आच्छादित करती है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर से रहती है। कोई भी वस्तु हुई वो तभी स्थिर रहेगी जब उसका गुरुत्व केंद्र वाली लाइन उसके बेस से होकर गुजरेगी। तो यानी कि जो पीसा की मीनार झुकी हुई जरूर है, लेकिन उसका जो गुरुत्व केंद्र की लाइन है वो उसके बेस से होकर जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या हो जाएगा? वो उसका चौथा भाग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बताया तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जी होता है। जी इज m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये जो आर जब दोगुना हो जाएगा तो दो का स्क्वायर, यानी कि आर अगर एक था तो अब दो कर दिया गया तो दो का स्क्वायर यानी कि चार, तो यानी कि चौथा भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा? सभी एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि हमने एक आइडियल स्थिति बताई थी। जब ये ना दिया हो कि हवा की उपस्थिति में या वायु में गिराया जा रहा है, तो एक आइडियल स्थिति होती है कि वो क्रिया निर्वात में कराई जा रही है, यानी कि विदाउट एयर कराई जा रही है। अगर निर्वात में कराई जा रही है तो वो सारे पृथ्वी पर एक समान टाइम में और एक साथ ही पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर, अब इसमें बता दिया है हवा में, तो हवा में क्या होगा? पहले लोहे की आएगी, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है वो पहले आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो गेंदें ए और बी 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। इसमें भी आइडियल स्थिति दे रखी है, यानी कि निर्वात में ये कराई जा रही, तो भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये कथन है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण तो है लेकिन कम है, इसमें ये बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये कारण गलत हो गया। तो यानी कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार, ये हमने नोट्स में डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे तरीके से। पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? किसी पिंड का भार हमेशा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और जो पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा भी गलत हो जाएगा, और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ध्रुवों पर समान होता है, और जो भूमध्य रेखा होती है उस पर न्यूनतम होता है, यानी कि मिनिमम होता है, और जो ध्रुवों पर होता है वो मैक्सिमम होता है। मानव शरीर का भार, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसमें अगर दिया होता भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है तो वो ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार हमेशा हाइड्रोजन में होगा, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है। तो हाइड्रोजन जब सबसे हल्की होगी तो हाइड्रोजन सबसे कम उत्प्लावन बल लगाएगी, जो अपथ्रस्ट फोर्स है। ये हमने नोट्स में डिस्कस किया है पिछले वीडियो में कि अपथ्रस्ट क्या होता है। तो वायु उससे ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाएगी, जल भी ज़्यादा लगाएगी और नाइट्रोजन भी ज़्यादा लगाएगी। सबसे हल्की हाइड्रोजन है, तो यानी कि हाइड्रोजन सबसे कम अपथ्रस्ट लगाएगी, तो उसमें भार उसका अधिकतम हो जाएगा। जितना अपथ्रस्ट यानी कि नीचे की तरफ से बल लगाया जाएगा, उतना ही वस्तु का वजन कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में
समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही से दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। डी ये वाली है और टी इस तरीके से चल रहा है, तो इसका कर्वेचर लेके इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिकना आनत तल 36 के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है। आदर्श तल पर पिंड को पहुंचने में लगा हुआ समय। तो ये ऑप्शन में इसके जो फॉर्मूला बेस्ड है इसको दे रखा है, इसको देखेंगे 1/sin θ√2g/h 2h/g। ये आईएएस का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीट इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए यानी कि त्वरण हमको दे रखा है, टी दे रखा है और यू दे रखा है। यू इज इक्वल्स टू 0 यानी कि स्टार्टिंग जो वेग है वो 0 हो गया। हम जानते हैं वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हम कैसे जानते हैं? अभी हमने ऊपर देखा था ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले को डेरिवेट करके हमने निकाला वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी यू 0 हो गया, ए टी का इंटू हो जाएगा, तो ये 29.4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के तल पर 2% बढ़ जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी आगे हम देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के मान को परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए dg/g होता है, dg/g इंटू 100। तो इस तरीके से ये सॉल्व किया गया, जहाँ m नियत रहता है तो 2% की वृद्धि, अगर वो 1% करके वृद्धि करेंगे तो टोटल गुरुत्वीय त्वरण के मान में 2% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 9.8 होता है मीटर पर सेकंड, तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अभी बताया था चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान हमेशा 1/6 होता है, तो ये 100 है तो 100/6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, द्रव्यमान की बात की गई, द्रव्यमान तो हर जगह बराबर रहता है, तो ये 100 ही रहेगा। अगर भार की बात की जाएगी तो वो 100/6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? जब गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल 0 हो तो वो भारहीन हो जाएगा। एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। अगर ए बिल्कुल ही 0 हो जाएगा या फिर एम जी होता है। अगर जी बिल्कुल ही 0 हो जाएगा तो एम भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जी के साथ इंटू हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित क्रम में लगाना है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? और चेचक की, और पेनिसिलिन की और रेडियम की। पेनिसिलिन की हम जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे की खोज रॉइंगटन ने, चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। तो यानी कि 2143 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने कक्षा में 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज़ गति को हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी जो गति है उसकी अपेक्षा हमारी गति, हमारी चलने की स्पीड बहुत ही कम है, तो वो शून्य के तरीके से रहती है। ऑप्शन नंबर बी, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। नेक्स्ट आता है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? गुरुत्वाकर्षण बल जब शून्य हो जाएगा तो यानी कि हर चीज़ का, यानी कि हर पिंड का भार शून्य हो जाएगा और जो उसका द्रव्यमान है वो द्रव्यमान मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। इसको हमने नोट्स में देखा था, डॉपलर प्रभाव का क्या क्या उपयोग होता है। नेक्स्ट, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्नलिखित में से क्या कारण कर पाता है? क्योंकि ये केंद्राभिमुख बल होता है जो उसको केंद्र की ओर खींचे रहता है और उसको दूर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट आता है, जैसा कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्व, ये 4 बल कौन कौन से होते हैं? गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? गुरुत्व बल चारों में से प्रबल होता है, ये गलत है क्योंकि गुरुत्व बल सबसे कम प्रबल होता है, सबसे अधिक प्रबल होता है प्रबल नाभिकीय बल। विद्युत चुंबकीय सही नहीं है, ये ऑप्शन एक ही सही हो गया हमारा।
तो सबसे जो प्रबल बल होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है, सबसे कम प्रबल बल होता है, सबसे क्षीण बल जो होता है वो होता है गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब नीचे आते हैं तब भार कम होता है, और जब ऊपर जाते हैं तो भार अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जब जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो भार अधिक मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि जो टाइम पीरियड होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये हमेशा लंबाई पे डिपेंड करता है। किसी भी लोलक की कालावधि होती है जो लंबाई पे डिपेंड करती है, और लंबाई किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। यानी कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो लंबाई कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ जाएगी। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि यही चीज़ अभी बताई थी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी आ गई, तो फिर लोलक की लंबाई भी बढ़ गई। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? ये कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो रस्सी की ऊंचाई है, रस्सी की जो लंबाई है वो कम हो गई उसके भार के लिए। अभी वो बैठी थी तो रस्सी की पूरी लंबाई काउंट हो रही थी, लेकिन अब वो खड़ी हो गई तो रस्सी की उसके सिर से ऊपर की लंबाई ही काउंट होगी, तो ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में कौन कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है। एक गोला जब मध्यमान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल सही है। हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं ये बताने हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी दोलन जब यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से गति कर रहा है, तो उसकी जो चरम स्थिति है, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये जो दो चरम स्थिति हैं, तो चरम स्थिति पर पहुंचने पर उसकी गति जो होगी वो तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से जाके वो वापस आएगा, लेकिन त्वरण वहाँ पर जाके जो एक्सेलरेशन होगा वो वहाँ पर पीक पर होगा, वो सर्वाधिक होगा, जबकि इसमें ये दे रखा है कि दोनों शून्य पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम की घड़ी पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम, ये सिंपल है, पेंडुलम कब तीव्र गति से चलेगी? गर्मियों में, नहीं सॉरी, शीतकाल में। शीतकाल में क्यों तीव्र गति से चलेगी? क्योंकि उसकी लंबाई कम हो चुकी होगी, और जब लंबाई बढ़ जाएगी गर्मियों में तो वो सुस्त होकर चलेगी। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग हमने नोट्स में देखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही चंद्रमा का पलायन वेग हम लोग याद रखेंगे। चंद्रमा का पलायन वेग क्या है? 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है, तो वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए। अगर हमने बताया था पलायन वेग पृथ्वी का ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अगर ये इस वेग से या इससे अधिक वेग से फेंका जाएगा तो वो वापस नहीं आएगी, लेकिन इससे कम वेग से अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी से फेंकी जाएगी तो वो वापस जरूर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसका पलायन वेग है उससे ज़्यादा गैस के अणुओं का पलायन वेग है, तो गैस के अणु वहाँ पर रुकते ही नहीं है। ये ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमात मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। सेम क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल में पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो अगर बूंद गोल की बनने का कारण किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो हमेशा उसका पृष्ठ तनाव के कारण होगा। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण, क्योंकि नैनो द्रव्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो होता है वो होता है घर्षण, इसमें घर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट, तेल के तल पर फैल जाना, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि जो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी पर फैल जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। दो इसमें कारण हमेशा रहते हैं, एक तो पृष्ठ तनाव और दूसरा घनत्व। जो तेल जो पानी के ऊपर तैरता है उसमें पृष्ठ तनाव और घनत्व, जो पृष्ठ तनाव होता है तेल का वो कम होता है और पानी का ज़्यादा होता है, इसलिए वो फैल जाता है। और दूसरी चीज़, तेल का जो घनत्व होता है वो कम होता है और पानी का अधिक होता है, इसलिए वो तैर जाता है। तो
तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में सारे मैकेनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे वो सभी हमने डिस्कस किए। ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।